नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 26 मई 2025 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। राहु काल सुबह 7:18 से 8:59 तक रहेगा। हरियाणा में आज फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई जिलों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। जापान को पछाड़कर भारत बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अब 3 साल में तीसरे स्थान पर है नजर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाला। लड़की के साथ हुआ था फोटो वायरल। दिल्ली में भारी बारिश व आंधी की वजह से 100 से ज्यादा फ्लाइट प्रभावित, 49 की डाइवर्ट। मन की बात में पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, ये बदले भारत की तस्वीर। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गुजरात में एक और भारतीय नागरिक गिरफ्तार। लड़की और पैसे का बिछाया था जाल। आतंकवाद की दुनिया में पोल खोलने के लिए 7वां भारतीय डेलीगेशन भी हुआ रवाना। इस बार 4 गुना ज्यादा सुरक्षा से होगी अमरनाथ की यात्रा। चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे जवान। पंजाब में स्टूडेंट अब पंजाबी के साथ साथ पढ़ेंगे तेलुगु। शिक्षकों ने जताया विरोध। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर लगाया अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को चलाने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी छलांग। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवी आर सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने आईएमएफ की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की नॉमिनल जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो जापान की अनुमानित जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। अमेरिका की जीडीपी 30.51 ट्रिलियन डॉलर, चीन की 19.23 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी की 4.74 ट्रिलियन डॉलर है। सीईओ ने कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच समझ पर टिके रहे, 2.5 से 3 साल में हम जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। भारत की जीडीपी 2027 में 5 ट्रिलियन डॉलर और 2028 में 5.58 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत की ये उपलब्धि मजबूत घरेलू मांग, अनुकूल जनसांख्यिकी रुझानों और नीतिगत सुधारों के कारण हासिल हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ रेट बनाए हुए है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल ट्रेड टेंशन और पॉलिसी चेंज के कारण नुकसान हुआ है। जापान की ग्रोथ केवल 0.3% है। अब बिहार से बड़ी खबर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। लालू ने इसकी जानकारी फेसबुक पोस्ट करके दी। तेज प्रताप यादव ने एक महिला के साथ फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। यूजर्स तेज प्रताप की दूसरी शादी का दावा कर रहे हैं। लालू यादव ने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर कर रहा हूँ। अब से पार्टी और परिवार से उसकी किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। तेज प्रताप की नई रिलेशनशिप की चर्चा शनिवार शाम को उनके फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की गई एक तस्वीर से शुरू हुई। इसमें लिखा गया था कि मैं 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में हूँ। कुछ देर बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था। पोस्ट के करीब 5 घंटे बाद तेज प्रताप ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है। ये फर्जी पोस्ट है और फोटो एडिट की गई है। हालांकि उनके इस दावे के बाद 6 फोटो और 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनकी शादी से लेकर करवा चौथ मनाने तक के दावे किए जा रहे हैं। बता दें कि तेज प्रताप की कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव पटना की ही रहने वाली है। अनुष्का का भाई पहले आरजेडी की युवा विंग में था, बाद में उसे पार्टी से निकाल दिया गया था। अभी वो पशुपति पारस की पार्टी में है। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में शनिवार रात आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। बारिश के कारण एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा फ्लाइट प्रभावित हुई। दिल्ली के एयरपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात 11:30 बजे से रविवार सुबह 4 बजे तक
49 फ्लाइट डायवर्ट की गई। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में 82 kmph की रफ्तार से तेज आंधी चल रही और 81.2 mm बारिश हुई। इससे कई सड़कों पर पानी भर गया। इधर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद मानसून की एंट्री महाराष्ट्र में भी हो गई है। रविवार को पश्चिमी महाराष्ट्र के जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में भी समय से पहले मानसून की एंट्री हो सकती है। जून के पहले हफ्ते में तेज बारिश का दौर शुरू होगा। आमतौर पर राज्य में मानसून की एंट्री 16 जून के आसपास होती है। पिछले साल 21 जून को मानसून आया था। मानसून केरल में भी तय समय से 8 दिन पहले पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मानसून इतनी जल्दी आया है। 2009 में मानसून 9 दिन पहले पहुंचा था। वहीं पिछले साल 30 मई को दस्तक दी थी। अब बात करते हैं पीएम मोदी के मन की बात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो शो मन की बात के 122वें एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे के रंग में रंग दिया है। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया। पीएम मोदी ने माओवाद के खिलाफ भी सफलता की कहानियां बताई। उन्होंने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गांव काठेझरी में बताया कि इस माओवादी हिंसा से प्रभावित गांव में पहली बार बस पहुंची। जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। माओवादियों के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी है। वहीं उन्होंने कभी माओवादी ताकतों से घिरे छत्तीसगढ़ के जिले दंतेवाड़ा में बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, मुझे खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे। करीब 95% के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले में छत्तीसगढ़ में छठा स्थान हासिल किया। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। अब खबर गुजरात से। गुजरात एटीएस ने कच्छ से एक शख्स सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो बीएसएफ और नेवी की मौजूदा सैन्य इकाइयों की फोटो और वीडियो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी एजेंट को भेज रहा था। सहदेव कच्छ के लखपत तालुका में स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नौकरी कर रहा था। एटीएस के मुताबिक उसे पाकिस्तानी एजेंट ने अदिति भारद्वाज बनकर व्हाट्सएप पर चैटिंग करके फंसाया था। इसके बाद पैसों का लालच देकर उसे सैन्य जानकारियां मंगवाई जा रही थी। इससे पहले एटीएस ने 7 जुलाई 2023 को भी कच्छ के एक अन्य युवक को अदिति नाम की लड़की के लिए ही जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं भारतीय सीमा में घुस रहे पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया है। घटना 23 मई की रात की है। बीएसएफ ने बताया कि गुजरात के बनासकांठा जिले में जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को इंटरनेशनल बॉर्डर पार करते हुए देखा। उसे रुकने के लिए कहा गया। जब वो नहीं रुका तो उसे गोली चलानी पड़ी। अब बात करते हैं विदेश जा रहे भारतीय डेलीगेशन की। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव आतंकी हमले पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भारत से रवाना हो गया है। ये डेलीगेशन 25 मई से 7 जून तक यूरोप के 6 देशों फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी का दौरा करेगा। रवाना होने से पहले रविशंकर ने कहा, हम दुनिया को साफ साफ बताएंगे कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन अगर निर्दोष भारतीयों पर बर्बर हमला होता है तो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर हमारी बहन बेटियों का सिंदूर कोई उजाड़ेगा तो उसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को बताएंगे कि आतंकवाद एक वैश्विक कैंसर है, इसका केंद्र पाकिस्तान है। हम ये भी बताएंगे कि इस आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर एक ही आवाज में बोलने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पूरी दुनिया को देने के लिए भारत से सभी 7 डेलीगेशन रवाना हो गए हैं। इनमें 6 डेलीगेशन अपने अपने निर्धारित देश पहुंच गए हैं। 2 डेलीगेशन 21 मई को और एक 22 मई को, 3 24 मई को और एक डेलीगेशन 25 मई को विदेश रवाना हुआ। अब खबर अमरनाथ यात्रा से। पहलगांव आतंकी हमले के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा अपने इतिहास की सबसे कड़ी हाई सिक्योरिटी में होने जा रही है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2024 में जहां कुल
40,000 जवान तैनात थे, वहीं इस बार 35,000 जवानों की तैनाती तो 60 किलोमीटर वाले दोनों रूट पर ही रहेगी। इसके अलावा जम्मू से पवित्र गुफा तक की सुरक्षा 1 लाख जवान संभालेंगे। दोनों रूटों पर हाई रेजोल्यूशन और फेक रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले 4,000 सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेंगे। इन्हें 6 कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। बंकर भी बनाए जा रहे हैं। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए देश भर से 4 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब खबर पंजाब से। पंजाब सरकार का शिक्षा विभाग राज्य में सरकारी स्कूलों में तेलुगु भाषा पढ़ाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस आदेश के आते ही इस पर गहरी बहस शुरू हो गई है। आदेश के तहत 26 मई से 5 जून 2025 तक छठी से 10वीं के विद्यार्थियों को भारतीय भाषा समर कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उन्हें तेलुगु भाषा की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। सरकारी आदेश के पीछे एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के आधार पर बनाया गया है, लेकिन राज्य में शिक्षा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिक्षक संगठन और विशेषज्ञ इस प्रयोग पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि पंजाब में 12वीं की कक्षा में 3800 से अधिक और 10वीं कक्षा के 1571 विद्यार्थी पंजाबी भाषा में ही फेल हो गए हैं, जबकि शिक्षा विभाग अब उन्हीं विद्यार्थियों को तेलुगु भाषा पढ़ाने के लिए शिक्षकों को आदेश दे रहा है। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने इसका कड़ा विरोध किया है। संगठन का कहना है कि जब विद्यार्थी अपनी मातृभाषा पंजाबी में पिछड़ रहे हैं, तो चौथी भाषा का पोस्ट डालना पूरी तरह से गैर वैज्ञानिक और तर्कहीन है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को चुराने का बड़ा आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि हाइपरसोनिक तकनीक को हमने डिजाइन किया। उन्होंने दावा किया कि ओबामा के राष्ट्रपति रहते रूस ने इस चोरी को अंजाम दिया। वहीं ट्रंप ने अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर पर बैन लगाने के फैसले की तारीफ भी की। अभी अमेरिकी सेना में करीब 15,000 ट्रांसजेंडर है और ट्रंप नहीं चाहते कि अब सेना में उनकी कोई जगह हो। हालांकि यह मामला अभी कोर्ट में है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।